तुम खुद तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते और मुझे किसी दूसरे आदमी के लिए बच्चा पैदा करने भी नहीं दोगे। अपनी पत्नी के बिना बच्चे वाला विवाह वाले विचार का सम्मान करने के लिए मैंने नसबंदी वासेक्टोमी करवा ली थी। लेकिन 3 साल बाद वह अपने पुरुष सहायक की बाहों में एक प्यारे से बेटे को लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर खुशी छलक रही थी। मैं पागलों की तरह दौड़कर उसके पास गया और जवाब मांगा, लेकिन उसने पलटकर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बाद में जब मैंने सचमुच उसे छोड़ दिया, तो वही औरत मूसलाधार बारिश में घुटनों के बल बैठकर मुझसे वापस आने की भीख मांगने लगी। अस्पताल के लंबे गलियारे में कीटाणुनाशक दवा की तीखी गंध फैली हुई थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट मेरे सामने रख दी। इस ऑपरेशन की सफलता की संभावना 5% से भी कम है। भले ही नसें दोबारा जोड़ दी जाएं, आपके शुक्राणुओं की गुणवत्ता इतनी गिर चुकी है कि प्राकृतिक रूप से संतान होना लगभग असंभव है। उस समय जब आपने नसबंदी करवाई थी, तब इतने दृढ़ थे, अब पछता रहे हैं। मेरे हाथ में पकड़ी रिपोर्ट कांपने लगी। मैं कैसे नहीं पछताता। 3 साल पहले जब सू मोंग का करियर उड़ान भरना शुरू ही हुआ था, उसने कहा था कि बच्चे बोझ होते हैं। वे उसके व्यापारिक साम्राज्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने के रास्ते में रुकावट बनेंगे। वह रोते हुए मुझसे बोली थी, लिन यू, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो नसबंदी करवा लो। हम दोनों एक दूसरे का इकलौता सहारा बनकर रहेंगे, ठीक है? उसके इकलौते सहारे वाले वादे पर भरोसा करके मैंने अपने परिवार से छिपकर ऑपरेशन करवा लिया था। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले मुझे एक गुमनाम संदेश मिला था। उसमें एक भी शब्द नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर और एक लोकेशन। तस्वीर में सू मोंग लाल रंग की ड्रेस पहने हुए थी। उसकी गोद में लाल कपड़े में लिपटा एक नवजात बच्चा था। उसके चेहरे पर इतनी कोमल मुस्कान थी कि मैंने उसे पहले कभी ऐसा मुस्कुराते नहीं देखा था। बच्चे का सिर उसके सहायक झाओकाई के कंधे पर टिका हुआ था। लोकेशन थी हाइशेंग होटल का बैंक्वेट हॉल। उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोरदार चोट मार दी हो। मुझे यह तक याद नहीं कि मैं अस्पताल से बाहर कैसे निकला। टैक्सी में बैठते ही मैं ड्राइवर पर चिल्लाया, जल्दी चलाओ। जब मैं होटल पहुंचा तो प्रवेश द्वार पर एक विशाल स्वागत बैनर लगा हुआ था। उस पर लिखा था, झाओ परिवार के छोटे वारिस के 1 महीने पूरे होने की खुशी में हार्दिक शुभकामनाएं। बैनर की पृष्ठभूमि में सुमोंग और झाओकाई की एक साथ तस्वीर थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। उनकी आंखों में प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। बीच में एकें प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। बीच में एक प्यारा सा बच्चा था, जो मानो दोनों की ही प्रतिकृति हो। अगर किसी को सच्चाई न पता हो, तो वह निश्चित रूप से उन्हें एक आदर्श 3 सदस्यीय परिवार समझता। मैं बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर खड़ा रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। हॉल के अंदर बेहद भव्य सजावट थी। चारों ओर बधाइयों और हंसी खुशी का माहौल था। सुमोंग मंच पर खड़ी भाषण दे रही थी। ये बच्चा भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है और मेरी जिंदगी की सबसे गर्व करने योग्य उपलब्धि भी। झाओ काई उसके बगल में खड़ा था और लोगों की बधाइयां स्वीकार कर रहा था। लोग कह रहे थे, बच्चा बिल्कुल अपने माता पिता पर गया है। सचमुच कितना खुशहाल परिवार है। एक खुशहाल परिवार, तो फिर मैं क्या था? मैं उसका कानूनी पति था, वह आदमी जिसने उसके लिए नसबंदी करवाई थी। मैंने पूरे जोर से बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खोल दिया। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सैकड़ों निगाहें मेरी ओर मुड़ गईं। मंच पर खड़ी सुमोंग के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखों में झुंझलाहट और घृणा भर गई। वह कुछ कहती, उससे पहले ही झाओ खाई हंस पड़ा। अरे, ये तो लिन यू है। सुना है आजकल घर पर बैठा रहता है, कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन खबरें बड़ी जल्दी मिल जाती हैं। क्या आज मुफ्त की मिठाई खाने आया है? पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। मैं एक एक कदम मंच की ओर बढ़ने लगा। मेरे हाथ में पकड़ी मेडिकल रिपोर्ट और भी ज्यादा मरोड़ खा रही थी। उसी समय मेरी मां भी अंदर आ गई। वह अस्पताल के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा, तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा और वे मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गईं। यह दृश्य देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उन्होंने सू मोंग की ओर उंगली उठाई। शाओमोंग, ये क्या हो रहा है? ये बच्चा किसका है? मोंग ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने मेरी मां की ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझी और सीधे मुझे घूरते हुए बोली, लिन्यू, तुम अपनी मां को यहां तमाशा करने क्यों लाए हो? क्या मेरी बेइज्जती अभी तक कम हुई है? यहां से निकल जाओ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी नौकर को डांट रही हो। मैंने कांपते हाथों से मेडिकल रिपोर्ट ऊपर उठाई। मेरा गला सूख चुका था। सुमोंग, ये बच्चा किसका है? उसने रिपोर्ट पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में बोली, ये किसका है? इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी यह तुम्हारा नहीं है। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। तुमने कहा था कि तुम बच्चे नहीं चाहती। तुमने मुझे नसबंदी करवाने के लिए मजबूर किया। 3 साल तक रिश्तेदारों ने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे वंश खत्म करने वाला कहा गया। मेरी मां इस वजह से रात रात भर रोती रही। और अब तुम झाओ काई के लिए बच्चा पैदा कर रही हो, वह भी बेटा। मेरी आवाज हॉल में गूंज उठी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जवाब में मुझे एक और थप्पड़ मिला। सुमोंग ने मेरा चेहरा एक तरफ घुमा दिया। ये नाटक बंद करो। नसबंदी तुमने अपनी मर्जी से करवाई थी। क्या मैंने तुम्हारे सिर पर बंदूक रखी थी? फिर उसने तिरस्कार भरी नजर से मुझे देखा। और वैसे भी तुम खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते। क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए बिना संतान के रहूं? झाओ का जवान है, स्वस्थ है। मैंने उससे मदद मांगी तो क्या गलत किया? ये बच्चा मुझे मां कहेगा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मेरी दुनिया जैसे टूट गई। 5 साल 5 साल तक जिस औरत से मैंने प्यार किया था वही आज मेरे सामने खड़ी थी और उसके लिए मैं सिर्फ एक बेकार आदमी था। तभी झाओ काई आगे बढ़ा। उसने मुस्कुराते हुए सू मोंग की कमर में हाथ डाल दिया। लिन्यू, इंसान को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। सू मोंग आसमान की फिनिक्स है और तुम जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हो। 1 साल से तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है। तुम खाते उसके पैसे हो, रहते उसके घर में हो। अब जब उसके पास वारिस आ गया है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। कम से कम मरने के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार करने वाला कोई तो होगा। हॉल में फिर से ठहाके गूंज उठे। मेरी मां गुस्से से कांपने लगी। वह झाओ काई की ओर बढ़ी। बदतमीज, मेरी बहू से दूर हट। लेकिन झाओ काई की आंखों में क्रूरता चमक उठी। उसने बिना झिझक मेरी मां के पेट पर लात मार दी। बूढ़ी औरत कहां से चली आई? मेरी पार्टी खराब कर रही है। मेरी मां पहले से ही उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारी से पीड़ित थीं। उस एक लात ने उन्हें पीछे फेंक दिया। उनका सिर संगमरमर के फर्श से टकराया। धड़ाम, तुरंत खून बहने लगा। मां, मैं चीख पड़ा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं झाओ काई पर टूट पड़ना चाहता था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने मुझे पकड़ लिया। कई लोग मुझ पर टूट पड़े। घूंसे और लातें बरसने लगीं। झाओ काई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मारो इसे। आज छोटे मालिक के जश्न में खून निकल आया। कितना अशुभ है। मैं जमीन पर पड़ा था। अपने शरीर से ज्यादा मुझे मां की चिंता थी। मैंने किसी तरह सिर उठाया। भीड़ के बीच से मेरी नजर सू मोंग पर पड़ी। वह वहीं खड़ी थी, शांत, निर्मम, भावहीन। उसने केवल बच्चे की आंखें ढक दी और कहा, बच्चा डर जाएगा। यही आखिरी शब्द थे जो मैंने बेहोश होने से पहले सुने। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में था। एक दयालु वेटर मुझे वहां लाया था। मेरी मां ऑपरेशन थिएटर में थी। मैं दर्द से कराहते हुए भुगतान काउंटर तक भागा। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, ब्रेन हेमरेज, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। पहले 5 लाख युआन जमा कराइए। देर हुई तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत बैंक कार्ड निकाला। पहला कार्ड अपर्याप्त राशि, दूसरा कार्ड ब्लॉक। मैं स्तब्ध रह गया। वह मेरा कार्ड था, वही पैसा जो मैंने सू मोंग की कंपनी में लगाया था। 3 साल तक मैंने अपनी सारी बचत उसके सपनों के लिए लगा दी थी। यहां तक कि शादी से पहले वाला अपना घर भी बेच दिया था। और अब उसने मेरा कार्ड बंद कर दिया था। कांपते हाथों से मैंने सू मोंग को फोन लगाया। पहली कॉल कट, दूसरी कॉल कट, तीसरी कॉल कट। 10वीं कॉल पर आखिरकार किसी ने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सू मोंग नहीं थी, झाओ काई था। फोन के दूसरी तरफ झाओ काई की हंसी सुनाई दी। लिन्यू, क्या तुम पागल हो गए हो? बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैं लगभग चिल्ला पड़ा। सू मोंग को फोन दो। मेरी मां मरने वाली हैं। मेरा कार्ड अनब्लॉक करवा दो। वह पैसा मेरा है। झाओ काई ने उपहास से कहा। ओह, वो बूढ़ी औरत अभी तक मरी नहीं? सू मोंग अभी बच्चे को नहला रही है। उसे परेशान मत करो। मेरा दिल जैसे फट गया। झाओ काई, वह एक इंसान की जान है। मुझे सारा पैसा नहीं चाहिए, बस 5 लाख युआन चाहिए। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। कुछ सेकंड तक खामोशी रही।
फिर झाओ काई की आवाज आई, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही पैसा चाहिए तो एक काम करो, आज तुमने सू मोंग का मूड खराब कर दिया, अब अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालो, सबको बताओ कि तुम नामर्द हो, तुम्हारी शारीरिक कमी की वजह से तुम पिता नहीं बन सकते, इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी के लिए मेरी मदद लेनी पड़ी, और साथ में मुझे सू मोंग और हमारे बेटे को खुशहाल परिवार बनने की शुभकामनाएं भी दो। फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हारी मदद करनी है या नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। एक आदमी के लिए इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती थी, लेकिन उसी समय ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती मेरी आंखों में चुभी। एक नर्स दौड़ती हुई बाहर आई। पैसे जमा हुए या नहीं? मरीज की हालत लगातार बिगड़ रही है। मैं टूट गया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाया। आंसू स्क्रीन पर गिर रहे थे। कई बार अक्षर गलत टाइप हो रहे थे, लेकिन आखिर मैंने वह पोस्ट लिख दी। मेरी शारीरिक समस्या की वजह से मैं संतान पैदा नहीं कर सकता। मैं झाओ काई का धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरी पत्नी को मां बनने का सुख दिया। मैं सू मोंग और झाओ काई को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देता हूं। उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहे। पोस्ट करते ही ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मर गई हो। दूसरी तरफ झाओ काई जोर से हंस पड़ा। हाँ, देखा, ये कुत्ता सच में पोस्ट कर गया। कितना आज्ञाकारी है। फिर मुझे सू मोंग की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। बस करो, उसे और मत सताओ। उसे सुनते ही मेरे अंदर उम्मीद की आखिरी चिंगारी जागी। सू मोंग, मैंने कर दिया जो कहा था, सब कर दिया। अब पैसे भेज दो कृपया। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर उसने बेहद शांत स्वर में कहा, आज तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। यह हिसाब अभी बाकी है। और जहां तक पैसे की बात है, अभी अभी हमारे बेटे को एक सोने का लॉन्गेविटी लॉकेट पसंद आया। मैंने तुम्हारे कार्ड से खरीद दिया। ठीक 5 लाख युआन का। मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। सू मोंग, तुम भी किसी की बेटी हो? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? वो मेरी मां हैं। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला था। मैं पागलों की तरह चिल्लाया, लेकिन उसका जवाब और भी ठंडा था। वह तुम्हारी मां है, मेरी नहीं। अगर उन्होंने हमें शादी के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मैं इस शादी में कभी बनती ही नहीं। अब हमें परेशान मत करो। फोन कटने से पहले मुझे दूसरी तरफ कुछ और आवाजें सुनाई दी। हंसी, फुसफुसाहट और फिर ऐसी आवाजें जिन्हें सुनकर मेरा दिल घृणा से भर गया। मेरी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसी समय ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अचानक खुला। एक डॉक्टर बाहर भागता हुआ आया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। हमें अफसोस है, मरीज नहीं बच सकी। मेरे पैरों से ताकत निकल गई। मैं वहीं गिर पड़ा। डॉक्टर आगे बोला, जब नर्स दवा तैयार कर रही थी, उन्होंने खुद अपनी ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दी। उनकी धड़कन रुक चुकी है। हम उन्हें वापस नहीं ला सके। मेरे कानों में भन भनाहट होने लगी। दुनिया की सारी आवाजें गायब हो गईं। मुझे सिर्फ अपनी मां दिखाई दे रही थी। वह सफेद बिस्तर पर चुपचाप लेटी थी। उनका हाथ बिस्तर के किनारे से लटक रहा था। उन्होंने आखिरी समय में भी मेरे बारे में सोचा। उन्हें डर था कि मैं कर्ज में डूब जाऊंगा, इसलिए उन्होंने खुद ही जीवन छोड़ दिया। मां, मैं रोते रोते टूट गया। लेकिन कुछ देर बाद मेरी आंखों के आंसू सूख गए। उनकी जगह सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक बची। मैंने जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला। 3 साल से उस नंबर पर कभी कॉल नहीं की थी। वह नंबर था सू मोंग के पिता सू जेनथियन के निजी सहायक का। मैंने कॉल मिलाई। कॉल जुड़ते ही मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं लिन यू बोल रहा हूं। वह इंजेक्शन लगा दीजिए। अब समय आ गया है। अगर वे खेल खेलना चाहते थे तो अब मैं भी अंत तक खेलूंगा। उस दिन के बाद सू मोंग ने मुझे दर्जनों बार फोन किया, सैकड़ों संदेश भेजे। पहले संदेशों में गुस्सा था, लिन्यू तुम आखिर कहां हो? तुम फिर कौन सा नया नाटक कर रहे हो? फिर धीरे धीरे उसके संदेश बेचैन होने लगे। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या सचमुच कुछ हो गया है? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। लेकिन मैंने एक भी जवाब नहीं दिया। मेरे लिए अब उन संदेशों का कोई मतलब नहीं था। मैंने अपनी मां के अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था खुद की। सबसे सस्ती श्मशान सेवा चुनी। सबसे साधारण कलश खरीदा। उस रात मैं पूरी रात श्मशान गृह में बैठा रहा। फोन लगातार बजता रहा। रिश्तेदारों के फोन, दोस्तों के फोन और सोशल मीडिया पर लोगों के संदेश, क्योंकि उन्होंने मेरी वह पोस्ट देख ली थी। वही पोस्ट जिसमें मैंने खुद को नामर्द बताया था। कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था, कोई मुझे बेवकूफ कह रहा था, कोई मुझे धोखा खाया हुआ पति कह रहा था। मैंने फोन बंद कर दिया। दुनिया आखिरकार शांत हो गई। अगले दिन शाम को मैं अपनी मां की तस्वीर लेकर उस घर में लौटा जिसे कभी मैंने अपना घर समझा था। मैं उनकी कुछ बची हुई चीजें समेटना चाहता था। जैसे ही दरवाजा खोला, मैंने देखा कि ड्राइंग रूम की सारी लाइटें जल रही थीं।
सुमोंग सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। झाओ काई पास बैठा बच्चे को दूध पिला रहा था। मुझे देखते ही दोनों ने सिर उठाया और जब सुमोंग की नजर मेरी बाहों में रखी मां की तस्वीर पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसका शरीर हल्का सा कांप गया। लिन यू, वह कुछ कहना चाहती थी। शायद पूछना चाहती थी कि क्या यह सच है? क्या मेरी मां सचमुच मर चुकी हैं? अगर यह सच होता तो जिसने मेरा पैसा लेकर सोने का लॉकेट खरीदा था वही उनकी मौत का कारण बन गया था। यह सोच भी उसके लिए बहुत डरावनी थी। लेकिन तभी झाओ काई की आवाज गूंजी, अरे, लिन यू वापस आ गया। वह जोर से हंसा। वाह, तो अब तुमने मृतकों की तस्वीर भी तैयार कर ली। मैंने कहा था ना, यह सब नाटक है। सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और फोटो तक तैयार हो गई। उसकी बात सुनकर सुमोंग की आंखों में उभरा अपराध बोध फिर से दब गया। उसने राहत की सांस ली, जैसे उसे खुद को धोखा देने का बहाना मिल गया हो। फिर वह अचानक गुस्से में खड़ी हो गई। लिन यू, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं बची? पैसे के लिए तुम अपनी मां को भी मरवा सकते हो। मैंने धीरे से कहा। वह सचमुच मर चुकी है। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले झाओ काई हंस पड़ा। सच, सच तुम्हारे सिर पर। यह सब तुम्हारी नई चाल है। तुम हमें बेवकूफ समझते हो। सुमोंग ने भी उसी पर भरोसा कर लिया। बस करो, मैं एक शब्द भी नहीं मानूंगी। तुम और तुम्हारी मां दोनों को यह घर छोड़ना होगा। उसकी आवाज में जर भरा हुआ था। तभी झाओ काई खड़ा हुआ। वह अभी अभी बच्चे का गंदा डायपर बदल कर आया था। उसने वह गंदा डायपर हाथ में उठाया, फिर मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। सच कहूं तो मुझे तुम्हारा यह शोक वाला नाटक बहुत अशुभ लग रहा है। अगले ही पल उसने वह गंदा डायपर सीधे मेरी ओर फेंक दिया। फटाक! डायपर मेरी मां की तस्वीर पर जा लगा। पीले गंदे दाग पूरे फोटो पर फैल गए। मेरी मां का चेहरा पूरी तरह ढक गया। झाओ काई ने कंधे उचकाए। ओह, गलती हो गई। फिर उसने तिरस्कार से कहा, वैसे भी तुम अपनी औलाद पैदा नहीं कर सकते, तो अभी से मेरे बेटे की सेवा करने की आदत डाल लो। शायद बड़ा होकर वह तुम्हें खाने को कुछ दे दिया करे। कुछ क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमोंग ने यह सब देखा। उसकी आंखों में हल्की झिझक दिखाई दी, जैसे उसे लगा हो कि झांव का कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस मुझे देखती रही। उसे उम्मीद थी कि मैं गुस्से से फट पड़ूंगा या फिर रोते हुए उससे माफी मांगूंगा, जैसा मैं पहले किया करता था। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं धीरे धीरे नीचे झुका, अपनी मां की तस्वीर उठाई और अपनी आस्तीन से बहुत सावधानी से उस पर लगे गंदे दाग साफ करने लगा। इतनी सावधानी से जैसे मैं उनकी आखिरी याद को सहला रहा हूं। फिर मैंने सिर उठाया, सुमोंग की आंखों में देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। वह मुस्कान रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। मैंने शांत स्वर में कहा, जब तक सू मैडम खुश हैं, सब ठीक है। उस पल मेरे भीतर बची हुई इंसानियत की आखिरी चिंगारी भी बुझ चुकी थी। अगले 2 दिनों तक मैं एक परछाई की तरह घर में घूमता रहा, कपड़े धोता, सफाई करता, झाओकाई की सेवा करता। मेरी यह चुप्पी देखकर सुमोंग को लगा कि मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। उसे नहीं पता था कि मेरे बदले की तैयारी शुरू हो चुकी है। सोमवार सुबह सुमोंग ने मेरे सामने एक मोटी फाइल फेंकी। इस पर साइन कर दो। मैंने फाइल खोली। यह वही मुख्य प्रोजेक्ट था जिस पर मैंने 3 साल तक दिन रात मेहनत की थी। अब उसका पूरा श्रेय झाओ काई को दिया जा रहा था। बदले में मुझे केवल 20,000 युआन मिलने वाले थे। झाओ काई मुस्कुराते हुए बोला, लिन यू, एहसान मानो। तुम जैसे आदमी के लिए इतना भी बहुत है। सुमोंग ने भी बनावटी नरमी से कहा, अगर तुम आज्ञाकारी रहोगे तो मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी। मैंने दस्तावेज देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हस्ताक्षर कर दिए। दोनों के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। उन्हें लगा कि उन्होंने मुझे पूरी तरह हरा दिया है। लेकिन उसी समय मेरे फोन पर एक संदेश आया, सिर्फ एक, डैड। यह संकेत था कि सुमोंग के पिता होश में आ चुके हैं। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद कंपनी में मीटिंग बुलाई गई। सुमोंग ने सबके सामने घोषणा की, आज से मुख्य प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी झाओ काई संभालेंगे। कमरे में तालियां गूंज उठीं। मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबको लगा कि मैं हार चुका हूं। लेकिन उसी रात कंपनी के आंतरिक सिस्टम में 3 इस्तीफे दिखाई दिए। ये तीनों वही वरिष्ठ इंजीनियर थे जिन्हें मैंने खुद प्रशिक्षित किया था। उनके साथ कंपनी का तकनीकी आधार भी चला गया।
और सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट का पूरा कोड, उसकी संरचना और उसके रहस्य वास्तव में सिर्फ मैं ही समझता था। कंपनी का पतन शुरू हो चुका था और सू मोंग और जाओ काई को अभी इसका अंदाजा भी नहीं था। कुछ ही दिनों में कंपनी के अंदर अराजकता फैल गई। तीनों मुख्य तकनीकी विशेषज्ञों के जाने के बाद प्रोजेक्ट में लगातार समस्याएं आने लगीं। जो सिस्टम पहले बिना किसी परेशानी के चलता था, अब बार बार क्रैश होने लगा। ग्राहकों की शिकायतें बढ़ती चली गईं। झाओ काई ने कई बार समस्या सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि सिस्टम वास्तव में काम कैसे करता है। वह केवल तैयार परिणाम का श्रेय लेना जानता था। असल तकनीक की उसे कोई समझ नहीं थी। एक के बाद एक बड़े ग्राहक कंपनी छोड़ने लगे। निवेशकों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। कंपनी के शेयर गिरने लगे। सू मोंग पहली बार घबराने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ बिखर कैसे रहा है। उधर मैं चुपचाप सब देख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने केवल अपना हाथ पीछे खींच लिया था और वही कंपनी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। इसी दौरान सू मोंग के पिता टो जेंथियान पूरी तरह होश में आ गए। जब उन्हें कंपनी की हालत और पिछले कुछ महीनों की घटनाओं का पता चला, तो उनका चेहरा गुस्से से भर गया। उन्हें यह भी मालूम हुआ कि मैंने उनकी बेटी के लिए अपना करियर, अपना पैसा और यहां तक कि पिता बनने का अधिकार भी कुर्बान कर दिया था। लेकिन बदले में मुझे अपमान और विश्वासघात मिला। उस दिन पहली बार उन्होंने अपनी बेटी को जोरदार थप्पड़ मारा। तुमने सबसे वफादार इंसान को खो दिया और एक धोखेबाज पर भरोसा किया। सुमोंग स्तब्ध रह गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झाओकाई की सारी करतूतें सामने आ गईं। कंपनी के फंड का गबन, झूठे खर्चे, नकली अनुबंध और कई अवैध लेन देन, पूरी कंपनी हिल गई। झाओकाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसने खुद को बचाने के लिए सारा दोष सुमोंग पर डाल दिया। उसने कहा कि वह केवल आदेशों का पालन कर रहा था। समाचार तेजी से फैल गया। एक समय की मशहूर बिजनेसवुमन सुमोंग अब पूरे शहर में बदनामी का विषय बन गई। कंपनी उससे छिन गई। दोस्त उससे दूर हो गए। निवेशक उसका नाम सुनना भी नहीं चाहते थे। कुछ ही महीनों में वह शिखर से सड़क पर आ गई और तब उसे पहली बार समझ आया कि उसने क्या खोया है। लेकिन जिस व्यक्ति को उसने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी, लिन यू, वह अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। 3 महीने बीत चुके थे। कभी पूरे शहर की सबसे ताकतवर महिला कहलाने वाली सुमोंग अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। न कंपनी बची थी, न पैसा, न दोस्त, और न ही वह आदमी जिसे उसने सबसे ज्यादा ठुकराया था। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी। ठंडी हवाएं सड़कों पर सिसकारियां भर रही थीं। सुमोंग कई घंटों से एक घर के बाहर घुटनों के बल बैठी थी। उसका पूरा शरीर बारिश में भीग चुका था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उस घर के अंदर लिन यू रहता था। वही लिन यू जिसे उसने कभी अपना पति कहा था। वही इंसान जिसे उसने अपनी सफलता की सीढ़ी समझकर कुचल दिया था। कई बार उसने दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत जुटाई, लेकिन हाथ आगे बढ़ते ही रुक जाता। आखिरकार उसने कांपते हाथों से घंटी बजा दी। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे लिन यू खड़ा था। पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी, और सबसे बड़ी बात, अब उसकी आंखों में सुमोंग के लिए कोई भावना नहीं बची थी। सुमोंग का दिल दर्द से भर गया। वह अचानक उसके पैरों में गिर पड़ी। लिन्यू, मैं गलत थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मुझे माफ कर दो। बारिश के साथ उसके आंसू भी बह रहे थे, लेकिन लिन्यू का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने सिर्फ चुपचाप उसकी बातें सुनी। सुमोंग रोते हुए बोली, मैंने सब खो दिया है। अब मुझे समझ आया कि मेरे जीवन में सबसे कीमती चीज तुम थे। मैं उस बच्चे को भी अनाथालय भेज चुकी हूं। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूं। बस एक बार मुझे वापस अपना लो। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूंगी। उसकी आवाज उम्मीद से भरी हुई थी। उसे लगा कि शायद अब भी सब ठीक हो सकता है। लिन्यू कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक मेडिकल रिपोर्ट निकाली। वह रिपोर्ट सुमोंग के हाथ में रख दी। रिपोर्ट पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसमें लिखा था, नसबंदी सफलतापूर्वक रिवर्स कर दी गई है। मरीज भविष्य में पिता बन सकता है। सुमोंग की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। लिन्यू, देखो,
भगवान हमें दूसरा मौका दे रहे हैं। अब हम अपना परिवार बना सकते हैं। लेकिन अगले ही पल लिन यू मुस्कुराया और धीरे से बोला, हाँ, मैं अब पिता बन सकता हूं। लेकिन मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ परिवार बनाना चाहता हूं? यह सुनते ही सू मोंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी समय घर के अंदर से एक महिला की आवाज आई, लिन यू, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी अंदर आओ। दरवाजे के भीतर एक खूबसूरत और शांत महिला दिखाई दी। वह वही महिला थी जिसने लिन यू के सबसे कठिन दिनों में उसका साथ दिया था। सू मोंग सब समझ गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। लिन यू ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन मेरी मां अस्पताल में मौत से लड़ रही थी और तुमने उनकी जान बचाने वाला पैसा एक सोने के लॉकेट पर खर्च कर दिया था, उसी दिन हमारे बीच सब खत्म हो गया था। अब हम सिर्फ अजनबी हैं। यह कहकर उसने दरवाजा धीरे धीरे बंद कर दिया। बारिश में घुटनों के बल बैठी सूमोंग वहीं रह गई और उसके सामने हमेशा के लिए बंद हो गया उसका खोया हुआ प्यार, उसका खोया हुआ भविष्य और उसे दूसरा मौका देने वाला आखिरी दरवाजा। समाप्त।